अस्सलाम वालेकुम। हम आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स बाय टी.एल. चॉ है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन फेज स्पेस। लास्ट चैप्टर में हमने मोशन डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन कन्फिग्रेशन स्पेस पढ़ा था और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन फेज स्पेस देखेंगे। जो हमारे पास कन्फिग्रेशन स्पेस और जो फेज स्पेस है उसमें डिफरेंस ये है कि कोई भी पॉइंट जो कन्फिग्रेशन स्पेस में होता है वो कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो पॉइंट फेज स्पेस के अंदर होता है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है उसको दोनों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे। तो पहले हमने जो है लैग्रांजियन डायनामिक्स देखी थी और उसमें हमारे पास जो है हमने काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए थे और उसने हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशंस को भी हम किस तरीके से लैग्रांजियन मैकेनिक्स से सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देख लिया था। तो लैग्रांजियन मैकेनिक के तकरीबन हाफ सेंचुरी के बाद विलियम और हैमिल्टन ने एक और वे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी सिस्टम की लिख सकते हैं। और इसमें हमारे पास सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, जैसे आपने पढ़ा था कि पहले हमारे पास जो लैग्रांजियन है उसके अंदर हमारे पास सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हर कोऑर्डिनेट के लिए। तो लेकिन हैमिल्टन ने जो रिप्रेजेंट किया था उसमें ये था कि आपके पास ट्वाइस एज मैनी इक्वेशंस, मतलब जितनी इक्वेशन आप लैग्रांजियन मैकेनिक्स में लिखते हैं या बनाते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास जो है उससे डबल जो है वो हमारे पास हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अंदर या फॉर्मूलेशन के अंदर होती है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स में हमारे पास सेकंड ऑर्डर होती हैं और अगर एक कोऑर्डिनेट के लिए सिंगल इक्वेशन होती है, इसमें दो इक्वेशन होती हैं और एक कोऑर्डिनेट के लिए और होती वो फर्स्ट ऑर्डर है। उसमें हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारे पास लेना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होता है और हमें ये कैसे अचीव हुआ। ठीक है, तो आपके पास इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में हम क्या करते थे कि हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे हमारे पास जो भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं और उसमें हम क्या करते थे, फिर हम लोग वेलोसिटीज़ जो हैं उस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती थी उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड वो हम डिटरमिन करते थे। तो हैमिल्टन ने ये किया है कि उसने ये वाला सबऑर्डिनेट फीचर ऑफ वेलोसिटी जो है वो इसको रिप्लेस कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है इन फेवर ऑफ जनरलाइज मोमेंटम। मतलब हम लोगों के पास क्या होता था लैग्रांजियन मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जो है वो वेलोसिटीज़ डिटरमिन करते थे, इस केस में हम लोग जो है वो मोमेंटा, जनरलाइज मोमेंटा किसी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो है वो हमने डिटरमिन करना है। और उसका रीज़न एक तो इस चेंज का ये है कि आपके पास जो मोमेंटम है वो मोस्टली जो है अक्सर कंजर्व होते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था जहाँ पे भी हमारे पास जो कोस्टर ऑफ मोशन होते हैं या हमारे पास सिमेट्रीज होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास उससे रिलेटेड जो है हमारे पास कोई ना कोई एक कंजर्वेटिव लॉ आ जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिमेट्रीज़ हैं और जो कंजर्व क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास हैमिल्टन की जो न्यू फॉर्मूलेशन है किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने की, तो वो जो है काफ़ी वहाँ पे प्रोमिनेंट होती हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो लैग्रांजियन फंक्शन है उसका जो है वो कोई सच फिज़िकल मीनिंग नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो हमारे पास जब कंजर्व करता है तो वो आपको एनर्जी ऑफ द सिस्टम देता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन मेथड है वो कनेक्ट कर रहा है विद सिमेट्री एंड कंजर्वेशन। ठीक है, जब आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास है हैमिल्टोनियन ऑफ द डायनामिक सिस्टम। जैसे चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो होलोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है, होलोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको पता है। तो हमारे पास जो होलोनॉमिक हमारे पास कंस्ट्रेन होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेरिएबल
को हम लोग जो है वो लिख सकते हैं पोजीशन, मतलब फॉर विच ऑल कंस्ट्रेंट आर इंटीग्रेबल इनटू अ पोजीशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो मतलब ये कि आपके पास जो है वो होलोनोमिक सिस्टम के अंदर हम इंडिपेंडेंटली कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, और हमारे पास जो है वो होलोनोमिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है होलोनोमिक सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उससे रिलेटेड जो है जो भी हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं और उनका जो हमारे पास वेलोसिटी उस उन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, उसको हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को हमने क्यू आई कह दिया और उनसे रिलेटेड जो वेलोसिटीज़ है हमने उन्हें क्यू आई डॉट कह दिया। तो लैग्रांजियन जो है हम हमारे पास वेलोसिटी, पोजीशन, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जिसे हम कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन होती है। और फिर हमारे पास जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास इसके बराबर होती है। ठीक है, और ये आपके पास सेट होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतनी ज़्यादा आपको ये इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके पास जो जनरलाइज मोमेंटम है वो आपके पास क्या होता है, कॉन्जुगेट टू क्यू आई। मतलब ये भी हमने देखा था कि जब हम लोगों के पास लैग्रांजियन को विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारे पास हमें जनरलाइज मोमेंटा देता है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग न्यू वे को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो हमारे पास कंप्लीट मैकेनिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम को अब हमने लिखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ क्यू एंड पी और अदर देन क्यू एंड क्यू डॉट। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हमने वेलोसिटी की जगह मोमेंटम को इंट्रोड्यूस कराना है। Okay, Hamilton first developed the way in which this can be done. He replaced the Lagrangian function in the quantity h called the Hamiltonian or Hamilton's function of the system by the defining relation. ये रिलेशन हम पहले भी पिछले चैप्टर के अंदर भी हम ये रिलेशन देख चुके हैं। उसने लैग्रांजियन फंक्शन को एक क्वांटिटी h जिसे हम हैमिल्टोनियन कहते हैं या हैमिल्टन फंक्शन ऑफ द सिस्टम कहते हैं उससे उसने रिप्लेस कर दिया और उसको उसने डिफ़ाइन इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास h की डेफिनेशन है जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 में देखी है। हमारे पास जो इक्वेशन 5 है 5.1 ये जो हमारे पास लिखी हुई है, तो ये बेसिकली आपके पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ होती है, वो इसको हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि आपके पास अगर आप एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे सेट में चेंज करें तो हमारे पास एक उसको हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसके लिए भी मैंने एक डेरिवेशन की थी, वेट मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें ये चीज़ मिल जाती है। ओके, बैक टू द टॉपिक। मैं आपको जो बता रही थी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ऐसे होता है आपके पास लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर जो है वो आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था कि एच जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया इन टर्म ऑफ लैग्रांजियन। तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग जो है वो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसने हैमिल्टन ने क्या किया था कि लैग्रांजियन फंक्शन को जो है वो एक क्वांटिटी h से जिसे हैमिल्टोनियन या हैमिल्टन फंक्शन ऑफ द सिस्टम कहते हैं उससे रिप्लेस कर दिया और उसको जो नया फंक्शन उसने डिफ़ाइन किया वो आपके पास ये वाला था। ठीक है, तो ये आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर हम इस रिलेशन को लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ये वो प्रोसेस होता है या वो प्रोसीजर होता है जिसमें आप जो है वो वन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एन अदर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास इसको लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमारे पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को किसी सूटेबल फॉर्म में हमने किस तरीके से यूज़ करना है जो हमारा मकसद है, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन कंसीडर करें। ठीक है, जो कि जो एफ फंक्शन है जो वेरिएबल एक्स वाई एंड टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है टू सेकेंड ऑर्डर। और आपके पास जो टोटल डिफरेंशियल डी एफ है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो हमने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि f जो है वो एक्स वाई और टी का फंक्शन है। तो ऑब्वियसली हम f को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद f को विद रिस्पेक्ट टू y
और f को विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आपके पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब आप कोई भी फंक्शन अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, तो जब आप उसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप हर वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से आप अलग-अलग उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और साथ वो टर्म लगा दें। जैसे x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो साथ dx आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो साथ dy आ जाएगा। यहाँ पे एक dt भी आना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा, वो मेरी गलती है, यहाँ पे एक dt भी आएगा। और बाकी ये कि इसके ऊपर मैंने समीशन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि x टाइम तो ओबियसली आपके पास सेम है, एक ही एब्सोल्यूट है, लेकिन जो x एंड y है वो आपके पास जो है वो पार्टिकल के हिसाब से ओबियसली वेरी कर रहे हैं। आपके पास जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से उनकी पोजीशंस और कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, तो इसलिए इनके ऊपर हमारे पास हम एक नहीं है, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर समीशन आ गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक हमने ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जे को हमने यू जे कह दिया। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एक प्राइम बी का एलिमेंट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, थोड़ा सा हमने इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसमें प्राइम का एलिमेंट लगाया हुआ है। तो अगर आप लगा लें तो ठीक है, नहीं भी लगाते तो इट्स ओके। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जे जो है वो यू जे के बराबर, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे को हमने वी जे के बराबर ले लिया और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी को डब्ल्यू के बराबर ले लिया। तो यहाँ पे मैंने डी टी नहीं लगाया, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मिस्टेक है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे इसको यू जे, इसको वी जे और इसको डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास होता यह है कि दो तरह के आपके पास पेयर्स आ गए। एक अगर आप ये देखें तो ये आपके पास u और x j है एक पेयर, और एक v और y j है, इनको कहते हैं पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द ओल्ड फंक्शन f। ये जो ओल्ड फंक्शन f था इसको यूज़ करते हैं हम एक न्यू फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज यहाँ पे हमारे पास हम x कह देते हैं, उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय इट्स कॉन्जुगेट वेरिएबल। तो ये हम लोग नया फंक्शन ऑब्टेन करने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि आप जो अभी आपके पास फंक्शन है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास यू एक्स एक कॉन्जुगेट वेरिएबल का पेयर है और इसी तरह वी वाई एक कॉन्जुगेट वेरिएबल का पेयर है। तो ये जो पेयर होते हैं, इन दोनों कोई भी दो पेयर, आप कोई भी एक पेयर ले लें, ये वाला पेयर ले लें या ये वाला पेयर ले लें, कोई भी पेयर लेके उसके जो दोनों कॉन्जुगेट वेरिएबल है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और उसमें से फंक्शन को माइनस कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, u और x जो है वो मेरे पास पेयर था कॉन्जुगेट वेरिएबल का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड देन उसमें से मैंने f को माइनस कर दिया। समीशन अगेन लगाया क्योंकि ऑब्वियसली j की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हमारे पास एक न्यू फंक्शन आ जाएगा g। ये प्रोसेस है ओल्ड फंक्शन से न्यू फंक्शन में जाने का। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे फिर आपको पता है कि जो डी जी पे जब हम लिखेंगे तो हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, तो नॉर्मली तो आपके पास यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यू पे ऐसे ही आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, और डी एफ जो है जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप उसके बाद ये वाली जो टर्म पूरी थी ये आ जाएगी इसकी जगह। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास एक्स जे डी यू जे माइनस वी जे डी यू डी वाई जे माइनस डब्ल्यू डी टी, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो ये वाली फॉर्म आई फर्स्ट वाली, ये हमारे पास वो फॉर्म आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, और इसमें हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके पास u एंड y। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास पहले जैसे dx था तो dx वाली टर्म नहीं रही, अब यहाँ पे आपके पास मतलब हमारा जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो जब हम न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओल्ड फंक्शन थे, और हम ये चाहते हैं कि उसमें जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको उसके कॉन्जुगेट पेयर से रिप्लेस कर दें। तो जैसे x का कॉन्जुगेट वेरिएबल u था, तो उसको हमने यहाँ पे अब जो dx है उसकी जगह हमारे पास du आ गया। ठीक है,
तो अब हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो आपके पास u और y हैं। और अब हमारे पास जो फंक्शन g है वो हमारे पास अब जो g है वो हमारे पास फंक्शन है u एंड y का। फिर इसी तरह हमने टी जी, अब हमारे पास u y एंड t का फंक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली जो भी फंक्शन आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप उसको, जैसे मैंने पहले आपको बताया f था आपके पास x y और t का फंक्शन था, अब g हमारे पास u y और t का फंक्शन है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू u, यहाँ पे पार्शियल का साइन भी आएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब हमारे पास g जो है वो u एंड y का फंक्शन है। यहाँ पे भी इसी तरह हमने क्या किया कि ये जो वाला था इसको मैंने एक्स जे ले लिया, इस वाले को मैंने वी जे ले लिया, और इस वाले को, अच्छा ओके ये ऐसे नहीं आया एक्चुअली, ये हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करके आया फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ से हमारे पास एक्स जे जो है वो इसके बराबर आ गया, वी जे जो है वो माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई जे आ गया, और डब्ल्यू जो है वो पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि ये आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं आपके पास एक्स आई एन एक्स जे एन वाई जे, अब आपके पास ये फंक्शन है ऑफ द वेरिएबल यू जे एन वाई जे। तो हमारे पास जो है जो एक्स जे था वो आपके पास वो, और जो आपके पास वी जे है वो आपके पास जो है वो फंक्शन है वेरिएबल यू जे एन वाई जे का। तो जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली जो हमने जी, सबसे पहले ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये वाली लिखी थी, ठीक है, ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है एफ़ की इंटू जी जो कि फंक्शन है यू एन वाई का, इसे हम कहते हैं लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो जी है इसे हम कहते हैं लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स, क्योंकि एक्स को आपने यू में रिप्लेस किया है। तो अब हम लोग हमारा जो ये सारा प्रोसेस आपको बताने का मकसद ये था कि हम ये चाहते हैं कि हम लोग लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करें और रिप्लेस करें क्यू को बाय पी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली एक्चुअली ये क्या क्यू नहीं, क्यू डॉट को हम रिप्लेस करें बाय पी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इसमें जब हम करेंगे तो हमारे पास किस तरह होगा कि हम लोगों ने बेसिकली ये वाली जो फॉर्म है ना ये लानी है। ठीक है, तो अब हमारा जो इस केस में एफ़ है बेसिकली वो हमारा लीजेंडर लैग्रांजियन है, और जो हमारा ये वाले जो एफ़ है ना, ठीक है, ये हमारा लैग्रांजियन है। ठीक है, तो मतलब ये कि इस एफ़ को हमने इससे रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे एक्स जे था तो यहाँ पे क्यूज था, यहाँ पे वाई जे है तो यहाँ पे क्यू डॉट है, टाइम तो टाइम ही है। तो जो कुछ हमने ऊपर एफ़ के साथ किया था वैसा वैसा सब कुछ हमने एल के साथ करना है, लेकिन हमने उसमें क्या करना है कि एक्स की जगह क्यू आ जाएगा, वाई की जगह क्यू डॉट आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगेन आप डी एल को ये डी एल करें। ऑब्वियसली एफ जैसे आपके पास एल जो है वो क्यू, क्यू डॉट और टी का फंक्शन है, तो क्यू डॉट की क्यू, क्यू डॉट और टी की रिस्पेक्ट से हमने डिफ्रेंशिएट किया। फिर उसके बाद मैंने ये जो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू है इसको मैंने वी जे के बराबर ले लिया, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट को यू जे के बराबर ले लिया, और पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी को डब्ल्यू के बराबर ले लिया। तो जैसे पिछले केस में हमारे पास पेयर्स बन रहे थे, इस तरह यहाँ पे वी जे क्यू जे जो है वो वेरिएबल्स का पेयर बन गया, और यहाँ पे यू जे और क्यू जे डॉट जो है वो बेसिकली आपके पास वेरिएबल का पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने यू जे के ऊपर छोटा सा पी जे लिखा हुआ है, ये असल में मैंने ये रिमाइंड कराने के लिए लिखा है कि आपके पास जो है पहला जो एक्चुअली हमारे पास क्यू जो ये वाला है बेसिकली हमारे पास जो क्यू डॉट है एक्चुअली हमने उसको रिप्लेस करना है ना पी से, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो ये है कि हमने क्यू डॉट की जगह कॉन्जुगेट मोमेंटा लाना है। ठीक है, तो हमने जैसे पहले भी स्टार्ट में बताया था कि हमने जब एक ओल्ड से न्यू के में जाते हैं तो हम लोग एक जो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कॉन्जुगेट वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यू जे डॉट है उसको हम उसके कॉन्जुगेट पी जे से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हम उसे यू जे ही ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास पी जे है, और ये मैं इसे प्रूफ भी कर सकती हूँ कि इस तरीके से पी जे है क्योंकि हमने यू जे लिया था बराबर पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जो है वो पी जे के बराबर होता है, तो इस तरीके से। तो फिर इसके बाद जब जी जो है वो जैसे मैंने लिखा था इस फॉर्म में, तो एफ़ की जगह मैंने एल लिख दिया। इस केस में जो हमारा यू जे है वो हमारे पास हमारा पी जे है, और जो एक्स जे था इस केस में हमारा जो एक्स था वो हमारा एक्चुअली क्या है क्यू जे डॉट है। तो ये चीज़ आ गई।
ठीक है। तो x जो है वैसे हमारे पास जो है वो ओके, ये एक अलग चीज़ मैंने लिखी है, यहाँ तक आपको मैं बताना मकसद था कि ये जो भी हमने ये इक्वेशन हमारे पास कैसे लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से आ गई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ओके एक्स आई इज इक्वल टू पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल यू जे। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड दे गेट दिस। एक मिनट, एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले सॉल्व किया था, तो इट्स ओके, आई एम डन दिस। आगे मैंने काफ़ी कुछ लंबा लंबा किया हुआ है बार बार। एक्चुअली जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे थे टेल चाओ की, उसके अंदर ये चीज़ सॉल्व की हुई थी ना, तो लाइक सॉल्व नहीं की हुई थी एक्चुअली, उसमें थोड़ा सा ये बताया हुआ था, तो उसमें तो उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उसमें आपको पता है कि कुछ मिस्टेक्स है ना, तो मैं जब खुद सॉल्व करने लगी थी तो मैं इसको काफ़ी दफ़ा बार बार सॉल्व कर रही थी, तो इसलिए जो है ना ये काफ़ी आपको बार बार चीज़ें नज़र आएंगी। खैर, ये मैंने अपनी उसके लिए बार बार कर रही थी कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो खैर, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो गई। यहाँ तक हमें जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये किस तरीके से लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पास ये वाला, बस हमारे लिए इतना काफ़ी ये वाला रिलेशन आता है। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ऑल्दो क्यू आई डॉट एक्सप्लिसिटली मेक द डिफाइनिंग एक्सप्रेशन, जैसे इस इक्वेशन में आपके पास क्यू जे डॉट आ रहा है, एच इज़ अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू जे एंड द जनरलाइज मोमेंटम पी जी एंड टाइम। एच इटसेल्फ जो है वो फंक्शन होता है क्यू का, पी का और टाइम का। दिस इज़ बिकॉज वी कैन सॉल्व द डिफाइन एक्सप्रेशन, क्योंकि पी जे जो है वो इसके बराबर होता है पार्शियल लेवल ओवर पार्शियल क्यू डॉट एक्सप्लिसिटली फॉर द क्यूज इन टर्म ऑफ पी जे एंड टी। There are exemption cases where the transformation from the Lagrangian length is hindered by the fact that the equation this cannot be solved for qj dot as a function of p. Such cases are called degenerate cases. तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक चीज़ ये बताई हुई है कि आपके पास क्या होता है कि h जो है वो वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे p आ रहा है, q डॉट आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो h है वो हमारे पास जो है वो फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटम का और टाइम का। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पी का, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, एक्सप्लिसिटली इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर क्यू डॉट इन टर्म ऑफ पी जे क्यू जे एन टी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर द क्यू डॉट्स, मतलब क्यू डॉट्स के लिए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पी क्यू एंड टाइम। देयर एग्जाम्पशन केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन इज हिंडर्ड, मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व नहीं हो रही होती फॉर क्यू एज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड टाइम। जैसे यहाँ पे कहा ना कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर अ क्यू डॉट इन टर्म ऑफ पी जे एंड टी, लेकिन कुछ केसेस में ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होती फॉर क्यू डॉट एज अ फंक्शन ऑफ पी जे एंड टी। ऐसे केसेस को हम डीजेनरेट कहते हैं, और ये केसेस जो है हम लोग इसको हैंडल करते हैं बाय स्पेशल मेथड्स फॉर ईच लैग्रांजियन और डिस्कशन ऑफ फ्लेवर्स। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनको हम डीजेनरेट केसेस कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते फॉर क्यू डॉट एज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड टी। और ये हमारे पास जो डिस्कशन जो है हमारे पास, एक मिनट, हाँ तो ये हमारे पास जो है ऐसे केसेस को हम डीजेनरेट कह सकते हैं, और ये हम लोग स्पेशल मेथड्स होते हैं जो उसको हम लोग जनरल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो लेकिन अभी हमारे केस से बियॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, तो खैर हमारे पास जो क्यूज एंड पीज हैं और हम उनको अब ट्रीट करेंगे सेम, जैसे मतलब हमारे पास आर नाउ ट्रीटेड द सेम, क्योंकि एच जो है वो हमारे पास फंक्शन है क्यू पी एंड टी का। देयर आर टू क्वांटिटीज़ और फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इटसेल्फ एंड द कॉन्जुगेट जनरलाइज मोमेंटम। ठीक है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैकेनिकल सिस्टम के दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट और एक जनरलाइज मोमेंटम। जैसे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में आपके पास अगर n इंडिपेंडेंट क्यूज़ थे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है 2n डायमेंशन स्पेस होगी, जिसमें हमारे पास 2n वेरिएबल्स होंगे, मतलब क्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन टू क्यू n
एक क्यूज़ हो गए और P1 P2 P3 so on to Pn पीज हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हर पॉइंट जो है हमारे पास स्पेस में वो आपके पास रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम। ऐसे स्पेस को हम फेस स्पेस कहते हैं। और ये जो फेस है, ये फेस स्पेस है, उसमें हमारे पास हम पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी लेते थे, इसमें हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा है। तो ऐसी स्पेस जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टडी ऑफ नॉन लीनियर ऑसिलेशन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, जो कि आपकी वजह से मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास पॉइंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, और हमारे पास फेस स्पेस में जो है वो आपके पास स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है स्पेस के अंदर, उसको हम डिटरमिन करेंगे कि इन सेट ऑफ इक्वेशंस से, जिनको हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशंस, ठीक है। तो एच अगेन आपके पास पी की और टी का फंक्शन है, आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया, इस रिस्पेक्ट से हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो गया। पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जो है, बेसिकली ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आपके पास ये चीज़ जो है ये हमारे पास बराबर होती है पी के, और जो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी है ये हमारे पास बराबर होता है क्यू डॉट के। तो बेसिकली ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमने जो पीछे लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस की थी तो उधर से ही हमारे पास ये आया है, ठीक है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जब हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे इस केस में, यहाँ पीछे जी वाले केस में, ठीक है, तो हमारा एक x था, एक u था और एक g था। अब हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की, हमने इन दो इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है। तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हमारा जो g है और वो हमारे पास h से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो मैंने इस केस में जो हमारा ये था ना, ये मैंने x, और जो मेरे उस केस में x और u था वो हमारा ये वाला है, ठीक है। तो x जो है वो मेरा q डॉट है, और जो मेरा u है वो pj है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। तो एक्चुअली ये वहाँ से, ये x था पार्शियल q ओवर पार्शियल u से। मैं आपको अगेन बता दूं कि जो मैंने कॉन्जुगेट पेयर्स बनाए हैं, जैसे वहाँ पे हमारे पास u था पार्शियल g, इसमें x था पार्शियल g ओवर पार्शियल u, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ये है u है, ये बराबर है पार्शियल l ओवर पार्शियल q डॉट। तो मतलब मेरा ये जो है ये क्या है, u है, और ये क्या है, मेरा x है, ठीक है, समझ आ गई। तो u था वो मेरे पास क्या है, q डॉट, और जो मेरा x है वो मेरे पास क्या है, pj, उस केस का, सॉरी उलट कर दिया मैंने। हमारे पास, मैं दोबारा से बता देती हूँ, हाँ एक मिनट, ये x है, ये g है, ये u है, हाँ अच्छा x जो है वो कॉन्जुगेट और u इसका फंक्शन था, ठीक है, इट्स ओके। हमारे पास ये वाला रिलेशन अगर देखूँ तो ये जो हमारा g है वो बेसिकली l है, यहाँ पे ये एक्चुअली ये g है, ठीक है, ये मैंने q लिखा हुआ है, ये g है जो बेसिकली ये l है, ये जो q डॉट है वो uj है, हाँ एक्चुअली ये है, और ये जो मेरा uj है ये x एक्चुअली मेरे पास क्या है, x है, जो कि किसके बराबर था, इसके। तो मतलब ये मेरे दो पेयर्स हैं, एक है मेरे पास एक्चुअली यूँ है, अब अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो ये ज़्यादा सही है। देखें जैसे ये मैंने उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की है, जैसे ये था ना हमारा, तो ये वहाँ से रिलेशन आया मेरे पास, ठीक है। ये वो जो मेरे पास कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के पेयर्स थे, ये वहाँ से मेरे पास रिलेशन आएंगे। एक मेरे पास रिलेशन आया है कि क्यू जे डॉट जो है वो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे के बराबर है, और जो
पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू है वो आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू पी डॉट के बराबर है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से आपको बता देती हूँ कि ये जो दो इक्वेशंस थी इनकी रिस्पेक्ट से आया, ठीक है। तो अब जी जो है वो हमारा एच से रिप्लेस हो गया, ये जो मेरे पास ये वाला यू जे है ये मेरा रिप्लेस हो गया है पी जे से, और ये वाला आ गया क्यू जे डॉट, और ये जो वाई जे है ये मेरा रिप्लेस हो गया है क्यू जे से, और इस वी जे की जगह आ गया है पी डॉट, ठीक है। तो ये मैं अगेन एक्चुअली यहाँ पे मैंने आगे इसको करने की कोशिश की 3-4 दफ़ा किया है, तो आई थिंक तब ये बार बार ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं इसको दोबारा से अपने स्टेप्स एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने ये जी है ये ध्यान रखें, ये मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, ठीक है, पार्शियल जी और पार्शियल यू जे। अब मैं इसके साथ कंपेयर करने लगी हूँ एक्चुअली ये वाला रिलेशन किस तरीके से आया। सबसे पहले मैंने इसको लिखा कि मेरे पास एक लेट्स सपोज क्यू अगर है और उसको मैं यू जे के साथ पेयर करूँ, और जब मैं कॉन्जुगेट वेरिएबल लिख रही हूँ, और वैसे यहाँ पे मैंने क्यू को वी के साथ किया है, ठीक है, और क्यू डॉट को मैंने यू के साथ किया है, ठीक है। तो लेकिन लेट्स सपोज मैं क्यू को यू के साथ पेयर करूँ और वी को जो है वो मैं क्यू डॉट के साथ पेयर करूँ, ठीक है। तो जो यू है फिर वो किसके बराबर होगा, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू, और जो वी है वो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन वाला फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन और उसका जो साथ होता है कॉन्जुगेट वेरिएबल उसका प्रोडक्ट, और उसमें से लैग्रांजियन माइनस कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास क्यू जे है और उसका जो पेयर है वो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और लैग्रांजियन में से माइनस कर दिया। तो अगर हम ऐसे करें तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू यू है और दूसरा वाला जो है वो क्यू जे है, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी जे जो है वो जैसे मैंने पहले लिखा था जी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आपके पास ये मैंने दोबारा से सारा लिखा कि मैंने जो बेसिकली आपके पास जब डी एच लिखूँगी मैं, जैसे मैंने अभी आगे कैनोनिकल फॉर्म के लिए बुक में से देखा था, तो उसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो डी एच जो है वो मेरे पास इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है ये हमारे पास था एक्चुअली, ठीक है, एच इसका फंक्शन है और जब डी एच लिया मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो एच इटसेल्फ किसके बराबर था, इसके बराबर था, ठीक है। तो हमने इसको पहले पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे फाइंड करना है, तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे की रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्यू जे कोई नहीं है तो ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पी जे, ठीक है। पी जे की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया तो सिर्फ क्यू जे डॉट बच जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिफ्रेंशिएट किया तो फिर मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, एक दफ़ा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव और ये ऐसे ही, फिर ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, सही है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें देखी तो इस रिलेशन के अंदर पहले तो आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। ये क्या क्या थी वो सारी आप इससे मैच कर लें, ठीक है। जब आप पुट करेंगे एक तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डी क्यू के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, डी पी के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी और एच वाली की जगह ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गई एक टर्म, एक ये वाली टर्म आ गई और एक ये वाली टर्म आ गई, और ये वाली दो जो है वो मैंने आपको बता दी कि वो किधर से आई हैं, वो ये है, ठीक है। तो ये आप सारी टर्म्स जब आप पुट करेंगे उसके अंदर तो आपके पास
ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये और ये टर्म्स तो जस्टिफाई हो रही है, यहाँ से आई थिंक समझ आ रही हैं। इन दो टर्म्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इंटू डी क्यू, ये देख लें आप, आ रही है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इंटू डी क्यू। एक पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट इंटू डी क्यू डॉट भी आ रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली दो टर्म्स आ रही हैं और माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी। अब इसमें है पी डॉट क्यू जे डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये पी डॉट को डी पी लिख दिया और क्यू जे डॉट, ठीक है। और जो पी इंटू क्यू डबल डॉट था तो उसमें डी क्यू डॉट लिख दिया, जो कि क्यू डबल डॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म कैंसिल ईच आउट, ठीक है। ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर लिए क्योंकि p बराबर है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के, तो ये और ये टर्म आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड वाली जो टर्म है उसको हम री राइट कर सकते हैं, एंड अदर सेकंड वी कैन री राइट द सॉरी फोर्थ टर्म को हम री राइट कर सकते हैं। ये वाली जो टर्म है इसको ना री राइट कैसे लिखा है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इंटू डी क्यू। तो आपको पता है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू बाय लैग्रांजियन इक्वेशन, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन वो बराबर डी बाई टी टी और पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, ठीक है। आप उससे रिप्लेस कर दें इसे, और ये पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट आपको पता है पी के बराबर होता है, तो ये डी पी बाई डी टी आ जाएगा और ये पी डॉट आ जाएगा। तो इस मीन कि हम इस टर्म को पी डॉट डी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास जो फाइनल फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल हो गई, एक ये टर्म बच जाएगी, एक ये और एक ये वाली, तो ये रिलेशन आ गया। अब इस 5.3 एंड 5.2 को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास q एंड p इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और जो वेरिएशन है वो इन टर्म ऑफ टी पी डी क्यू एंड डी टी है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, और इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल होना चाहिए आपस में। किस तरीके से कि डी पी का जो पार्शियल है जो पार्शियल, अब देखिए जो मैं आपको लास्ट थोड़ी देर पहले बता रही थी कि लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैं आपको पेयरिंग करके बताने की कोशिश कर रही थी एक चीज़ की इक्वेशंस की, एक्चुअली वो मैं थोड़ा आपको अर्ली बता रही थी, वो उससे भी आ जाता है, वैसे लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से भी वो चीज़ आ जाती है, उधर से भी हम चीज़ प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस बुक में क्योंकि लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नहीं की हुई, इसके थ्रू की हुई है, तो पहले मैं लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको कोई कैनोनिकल इक्वेशंस डिराइव करवाना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती कि वहाँ से भी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ से भी आपके पास जो हमने ये इक्वेशंस है ना दो, तो ये एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो मैंने PDF सॉल्व किया उसके अंदर मैं ये बताना चाह रही थी कि आपके पास लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के करते वक्त भी हमारे पास ये रिलेशंस बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसमें इतना कंफ्यूजिंग हो रहा था कि वो आपको कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया कि बजाय वो आपको ओबियसली, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं हूँ, जो मैंने चीज़ सॉल्व की हुई है उससे बार बार मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ कि आपने किस तरीके से पेयर अप करना है, कौन सा एक्स लेना है, कौन सा यू लेना है, कौन सा वाई लेना है, कौन सा वी लेना है, तो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। तो लेकिन आपके पास वो इक्वेशंस उनसे भी आ जाती हैं, लेकिन एक ये तरीका है, ये आप इसी तरीके से समझ लें, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, जिसमें हमने सिंपल h को जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके निकाला है h, उसको हमने यूज़ किया है, और फिर उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं हम उनको कैंसिल आउट करें, एंड बाद में हमने इन 5.2 एंड 5.3 को कंपेयर किया, तो हमारे पास यहाँ से हमें q डॉट पार्शियल h ओवर पार्शियल q के बराबर आ गया, सॉरी पार्शियल h ओवर पार्शियल p के बराबर आ गया, डी पी वाले हैं ना दोनों, इनको कंपेयर किया, और जो हमारे पास p डॉट है वो पार्शियल h ओवर पार्शियल q माइनस पार्शियल h ओवर पार्शियल q। तो एक्चुअली मैं आपको पीछे जो एक्सप्लेन करना चाह रही थी, जो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये वाले रिलेशंस जो हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये हमने लैग्रांजियन को पुट करके एंड देन वो इक्वेशंस को कंपेयर करके निकाल लिया। तो यहाँ पे ये जो मैं पेयरिंग कर रही थी, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आप इसको लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं, एक्चुअली इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको दो दिखाए हैं इक्वेशंस, एक थी हमारे पास, क्या था, एक हमारे पास एक इक्वेशन है, आपके पास q डॉट इज इक्वल टू पार्शियल h ओवर पार्शियल p, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एक x जो है वो q डॉट से रिप्लेस हो जाए अगर,
और u जो है वो p से रिप्लेस हो जाए और h जो है वो g जो है सॉरी h से रिप्लेस हो जाए, तो हमारे पास वो वाली इक्वेशन पहली वाली बन जाती है। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें अगर हम ये जो है p डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल h ओवर पार्शियल q, तो इसमें आपके पास ये जो है v जो है वो p डॉट हो जाए, g जो है h है और y जो है वो आपके पास क्या हो जाए, q हो जाए। मतलब इक्वेशंस क्या हैं आपके पास, h को q से रिप्लेस करेंगे तो p डॉट, और h को p से सॉरी रिप्लेस नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास h को p से करेंगे तो q डॉट आ जाएगा। तो यहाँ से जो मैं समझाना चाह रही थी वो ये था कि आपके पास असल में मैंने जो पेयरिंग की ना, वो मैंने इस तरीके से की कि मेरे पास जो मैंने ये वाले पेयर लिए हैं, यहाँ पे समझाना चाह रही, एक मेरा ये पेयर था, इसको मैंने v कहा था और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास था वो q था, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन को, और एक मेरी ये इक्वेशन थी, ठीक है, जो दूसरा वाला है इस पर मैंने u जो है वो मैंने लिया है, ठीक है, एक u है और एक मेरे पास है qj डॉट, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं क्या u है क्या v है, आप बस दो वेरिएबल्स को देख लें कि एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशंस लगाऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पी यू जो है बेसिकली, अगर ये पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट है तो ये आपके पास पी जे के बराबर, मतलब पी और क्यू का पेयर है, ठीक है, पी एंड क्यू का पेयर है। अगर मैं इसको देखूं, पी एंड क्यू के पेयर को मैं अगर देखूं तो पी और क्यू वाला पेयर जो है वो एक मेरे पास ये भी दोनों भी पी एंड क्यू के, ये दोनों पी, तो हमारे पास पी एंड क्यू डॉट है, सॉरी वो है पी एंड, अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है पी एंड क्यू डॉट, ठीक है। तो पी एंड क्यू डॉट का जो पेयर है वो मेरे पास क्या दे रहा है, पी एंड क्यू डॉट ये वाला, ठीक है, पी एंड क्यू डॉट ये वाला है, ठीक है। तो इट्स मीन कि मेरे पास अगर इस वाली पॉजिटिव वाली इक्वेशन में मैं जी को एच से रिप्लेस कर दूँ, इस यू को पी से कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू डॉट, ठीक है। मतलब अगर मैं इस वाले रिलेशन में u को p से, और तो फिर x क्या हो जाएगा, q डॉट हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो एक मेरा ये पेयर हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, ये जो मैं लिखना चाह रही थी वो मैं एक्चुअली ये लिखना चाह रही थी कि अगर मैं q, जैसे हम लोगों ने पेयरिंग की थी यहाँ पे, जब तो मैंने पेयरिंग की थी हमने, एक मिनट, कॉन्जुगेट वेरिएबल्स आई थिंक मैंने पेयर्स करके लिखे नहीं है यहाँ पे, ओके ठीक है, आई थिंक मैंने पेयर्स करके नहीं लिखे। तो x और u का एक पेयर हो गया और v और y का एक पेयर हो गया। तो अगर मेरे पास x जो है वो हमारे पास p है, x जो है सॉरी वो मेरे पास q डॉट है, और u जो है वो मेरे पास p है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो अगर मेरे पास y जो है वो q है, और तो ये हमारे पास v क्या होगा, p हो जाएगा, ठीक है। यही इक्वेशन थी, q है तो y जो है वो p डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे से अगेन सॉल्व किया कि लेट्स सपोज जैसे स्टार्ट से हम x और u और v और y के पेयर्स ले रहे थे, तो हमारा x जो है वो q है और जो हमारा y है वो q डॉट है। तो हमारा x और u j का पेयर हो गया और हमारा एक पेयर हो गया q डॉट और v j का पेयर हो गया। तो जैसे u था वो किसके बराबर था, पार्शियल f ओवर पार्शियल x। तो हमारा अब क्योंकि f l है और x q है तो ये हो जाएगा पार्शियल l ओवर पार्शियल q, ठीक है। उस तरह हमारा जो v था वो बराबर था पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल l ओवर पार्शियल q डॉट, क्योंकि y हमारा q डॉट है। तो मैं उस चीज़ को देख रही थी। एंड देन फिर मैंने कहा कि लेट्स सपोज में अगर कोई भी दो पेयर, लेट्स सपोज में इन दो पेयर्स को लेके आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ और उसमें से मैं ओल्ड फंक्शन l को जो है वो, क्योंकि ओल्ड फंक्शन जो मेरा f था जो स्टार्ट में हमने लिया था वो l है, तो इसके बराबर आता है, ठीक है। और डी जी जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमने लिखा था, ठीक है, जिसमें हमारे पास जब हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। खैर ये वाली जो सारी चीज़ थी ये आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप देख के अपने वेरिएबल्स को उस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि क्यू डॉट और पी वाला आप वेरीफाई कर सकते हैं आराम से, ये पी हो गया और ये क्यू डॉट हो गया। और जो दूसरा वाला है हमारा
एक्स और सॉरी ये एक हमारा क्यू है और एक है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू। तो आपको ये पता है ये किसके बराबर होता है, डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, और पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट क्या होता है, पी। तो डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल पी क्या होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ पी क्या होगा, पी डॉट। तो इट्स मीन कि हमारा जो ये वी है ये क्या है, पी डॉट है। तो यहाँ पे हमारे पास v जो है वो p डॉट हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है कि किस तरीके से इधर से भी ये इक्वेशंस आ जाती हैं, और दूसरी आप कैनोनिकल फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो चीज़ें ये आ गई, और फिर जो पार्शियल एल ओवर पार्शियल t है वो माइनस पार्शियल h ओवर पार्शियल t के बराबर आ गया जब हमने इसे कंपेयर किया। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाती हैं, जिसमें हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम लोग हैमिल्टोन्स कैनोनिकल इक्वेशन कहते हैं मोशन, और ये हमारे पास हैमिल्टोन्स इक्वेशन भी हमें कहते हैं। ये सिमेट्रिकल हैं, सिर्फ आपके पास इनमें मतलब सिमेट्री है, देखें यहाँ p है, यहाँ q डॉट है, यहाँ q है, यहाँ p डॉट है, इस तरीके से। लेकिन इनमें सिर्फ जो है ना वो आपके पास साइंस जो हैं वो डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं फ्रॉम अनदर। ओके, तो ये जो सिमेट्रीज़ होती हैं, इसके अलावा ये कि जो हमारे पास सिमेट्रीज़ हैं इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, बहुत सारे कम्प्लेक्स सिस्टम्स को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इमेजिन करनी है किसी भी डायनामिक सिस्टम की जो मोशन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, जो भी पॉइंट जो किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन अ 2n डायमेंशनल फेज स्पेस, और जो इक्वेशंस हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं उसकी मोशन को, उस पॉइंट की मोशन को इन अ फेज स्पेस, उनको हैमिल्टोन्स कैनोनिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो हमने किसी भी सिस्टम के ऊपर हैमिल्टोन इक्वेशंस को किसी डायनामिक्स सिस्टम पे अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमने लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम सेटअप करना होता है। फिर उसके बाद हमने उस लैग्रांजियन से जनरलाइज मोमेंटा ऑब्टेन करना होता है फ्रॉम यूजिंग दिस डेफिनेशन, और फिर हम हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में लिखी है 5.1, ठीक है। पहले लैग्रांजियन एंड देन फिर हमने कॉन्जुगेट मोमेंटा एंड देन फिर हम हैमिल्टोनियन हमने उस सिस्टम का लिखना होता है, ठीक है। तो आपके पास फिर नेक्स्ट आखिर में आके आप ये जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर आप जो है वो हैमिल्टोनियन की वैल्यू को पुट करके और बाकी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों के अंदर हमारे पास हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लैग्रेंजियन फार्मूलेशन, और एंड द फाइनल रूट्स टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी यूजेस द लैग्रेंजियन अप्रोच। तो जो फाइनम था उसने जो भी क्वांटम मैकेनिक्स और जो पार्टिकल के ऊपर जब क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह के अंदर उसने लैग्रांजियन अप्रोच को यूज़ किया था, और ये इसके और भी काफ़ी सारे फैक्ट, कुछ जगह पे हमारे साथ लैग्रांजियन मैकेनिक हमें ज़्यादा हेल्प करती है, कुछ जगह पे हमें हैमिल्टोनियन मैकेनिक ज़्यादा हेल्प करती है। और ये कहाँ पे इन्होंने बताया है कि हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म जो है वो ज़्यादा सूट करता है अगर हमने परटर्बेशन थ्योरी देखनी हो किसी सिस्टम की जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें ना मिल रहा हो इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जो हैमिल्टोनियन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस व्हेन टाइम इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट वेरिएबल इज़ रेडिली डेमोन्स्ट्रेटेड। अच्छा ओके, अब इन्होंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास हैमिल्टोनियन की प्रॉपर्टीज़ और पर्टिकुलर तब जब उसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है अगर आपके पास टाइम एक एक्सप्लिसिट वेरिएबल ना हो। मिसाल के तौर पे आपके पास इक्वेशन 5.4a है जैसे, ठीक है, so that the time is very similar to a coordinate if t is missing from the Lagrangian it is also missing from the Hamiltonian as would be true for a coordinate। तो मतलब ये कि अगर आपके पास टाइम जो है अगर उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब टाइम को अगर आप लैग्रांजियन में से मिस कर देंगे तो टाइम ऑब्वियसली हैमिल्टोनियन में से भी मिस हो जाएगा क्योंकि आप लैग्रांजियन को यूज़ करते हुए हैमिल्टोनियन को डिराइव करें। तो मतलब अगर आपके पास एच जो है वो पी क्यू और टी का फंक्शन है और अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आप ऑब्वियसली इस तरीके से करेंगे, ये आपके पास तरीका होगा ऑब्वियसली एच को विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड फिर क्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर एच को विद रिस्पेक्ट टू पी एंड फिर पी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फिर एच को विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो आपके पास ये जो कांटेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जो है वो माइनस पी डॉट के बराबर है और पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी क्यू डॉट के बराबर है। तो अगर आप देखें तो ये दो टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल जो एच का डेरिवेटिव है वो क्या बच जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। तो इसका क्या मतलब हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि डी एच बाई डी टी हो जाएगा। तो दिस से दैट एच डज नॉट वेरी एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अनलेस इट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली। तो इस मीन कि यहाँ से आपने ये जो रिलेशंस हैं इनको यूज़ करते हुए जो आपने चीज़ प्रूव की है, तो कहा कि एच जो है वो अब ये सिर्फ रिलेशन रह गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एच जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा अगर वो एक्सप्लिसिटली टाइम के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो। तो अगर आपके पास एच जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपके पास एच जो है वो कांस्टेंट ऑफ द मोशन है। क्लियर हो गया? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एच को जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आती है। मतलब अगर एच टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो इट्स मीन कि उसका टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो इट्स मीन कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके in which the dependent variable has been given explicitly in term of independent variable। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसा वेरिएबल होता है जिस इज़ अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एज को हम एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंटली अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट से एक्सप्रेस कर सकें तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लिसिट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने चैप्टर 4 में देखा था कि जो हमने जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और अगर आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स हो और होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हो जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट टाइम इंडिपेंडेंट वाले और कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम जो होता है, ऐसा सिस्टम होता है उसका जो हैमिल्टोनियन होता है वो बराबर होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, और वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है और आपके पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो हमारे पास उस वक्त जो हैमिल्टोनियन होगा सिस्टम का वो आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा और उसको कांस्टेंट ऑफ द मोशन कहेंगे। तो ये हमारे पास शॉर्टकट होता है, इस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हैमिल्टोनियन। तो हम लोग सिंपली एक्सप्रेस करते हैं टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। अगर आपके पास होलोनोमिक अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है लेकिन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, उस वक्त भी हैमिल्टोनियन जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, लेकिन वो उस वक्त टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कांस्टेंट ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन रहेगा लेकिन वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। तो एच कांस्टेंट होगा लेकिन एच इज़ नॉट इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो अगर आपके पास हैमिल्टोनियन डिपेंड कर रहा हो टाइम पे तो वो कंजर्व नहीं करेगा। ठीक है, तो एच कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा और स्टिल उसकी जो एनर्जी है वो जो हैमिल्टोनियन है वो टोटल एनर्जी के, मतलब 3 केसेस इन्होंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। एक ये कि आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स हो, होलोनोमिक कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट हो, सिस्टम का हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के बराबर होगा और हैमिल्टोनियन कांस्टेंट ऑफ द मोशन होगा। दूसरा ये कि अगर आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव हो और जो कंस्ट्रेन है वो टाइम इंडिपेंडेंट ना हो, होलोनोमिक कंस्ट्रेन, तो हैमिल्टोनियन जो है वो कांस्टेंट होगा लेकिन वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। और अगर हैमिल्टोनियन डिपेंड कर रहा हो एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम तो फिर वो कंजर्व नहीं करेगा लेकिन वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास, लेकिन स्पेशल ये केस तब है जब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड ना कर रही हो। ठीक है, और आपके पास जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि आपके पास जो अगर होलोनोमिक जो पोटेंशियल है वो
टी का फंक्शन ना हो और आपके पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, और अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में हमारे पास हैमिल्टोनियन कांस्टेंट ऑफ मोशन में नहीं होगा, लेकिन वो टोटल एनर्जी के बराबर फिर भी होगा। ठीक है, तो the similarity between time and a column was pointed earlier. Student may also notice that the similarity between h and momentum, because h assumes the role of a constant motion if its associated coordinate, that is time, is absent from the h, also from the l. तो जैसे आपके पास आपको पता है कि h अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। तो however the association carries a sign minus in the momentum। तो इन्होंने कोई वो सिमिलैरिटी की हुई है कि आपके पास सिमिलैरिटी बिटवीन टी एंड अ कोऑर्डिनेट वाज पॉइंटेड आउट अर्लियर। स्टूडेंट्स में आल्सो नोटिस सिमिलैरिटी बिटवीन एच एंड मोमेंटम बिकॉज एच अज्यूम्स द रोल ऑफ द कांस्टेंट मोशन इफ इट्स, जैसे एच और पी हो, पी जैसे पिछले केस में आपके पास था ना, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाता था, तो आपके पास यहाँ पे हैमिल्टोनियन का वही केस है, एच का वो केस है। अगर आपके पास जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आपके पास अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता था तो उससे रिलेटेड जो उसका मोमेंटा होता था, कॉन्जुगेट मोमेंटम होता था, वो आपके पास कंजर्व करता था, तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाता था, सिमेट्री से रिलेटेड भी आ जाता था। तो इस तरह से जब हमारे पास टाइम टाइम के साथ चेंजेस चीज़ें, जैसे राइदर थ्योरम में देखा था, आपके पास अगर सिमेट्रीज यहाँ पे हमारे पास आ रही थी, तो यहाँ पे एज का भी वही रोल है कि अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। साइन इन द टू टी इन दिस जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे बताया हुआ कि पार्शियल एल बाई पार्शियल टी नेगेटिव ऑफ द पार्शियल एच बाई पार्शियल टी है। लेकिन तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो 5.5 इक्वेशन ये और जो आपके पास 5.4 इक्वेशंस हैं, इनकी आपस में आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दस फॉर भी हमें जिम्मेदार डायनामिक सिस्टम होलोनोमिक। अब अभी तक हमने यही देखा था कि हमारा जो सिस्टम है वो होलोनोमिक है और होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, कंजर्वेटिव सिस्टम है। लेट्स सपोज, अब सपोज करते हैं हमारे पास होलोनोमिक सिस्टम तो है, लेकिन हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है, तो इसमें हमारे पास जो लैग्रांजियन होता है वो आपके पास इस 0 के बराबर नहीं होगा ये वाली साइड, बल्कि वो किसी क्यू जे के बराबर होगा। एल जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का लैग्रांजियन वो कंटेन करेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस को, और क्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो फोर्सेस जो कि पोटेंशियल से अराइज नहीं हो रही, मतलब ये कि जो नॉन कंजर्वेटिव पार्ट है उसके लिए होगा। ठीक है, तो आपके पास इस केस में हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑफ मोशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हैमिल्टोनियन ऑफ इक्वेशन आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। ओके, हमारे पास हैमिल्टोन्स इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोन्स प्रिंसिपल। अब ये हैमिल्टोन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए भी इन्होंने ये हैमिल्टोन इक्वेशंस डिराइव की हुई हैं। तो इसमें हमारे पास हैमिल्टोन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैन आल्सो बी डिड्यूस फ्रॉम द वेरिएशन प्रिंसिपल। ये सब हमने प्रिंसिपल्स जो हैं वो पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, जिसको हम हैमिल्टोन्स प्रिंसिपल कहते हैं। और बट एज फॉर्मुलेटेड चैप्टर वो हैमिल्टोन्स प्रिंसिपल रेफर टू पाथ इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। हैमिल्टोन प्रिंसिपल्स जो है वो आपके पास कौन सा चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर 4 में हमने चीज़ देखी थी वो हमारे पास क्या थी। हमने चैप्टर 4 के अंदर हैमिल्टोन्स प्रिंसिपल इस फॉर्म में हमने देखा था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चैप्टर 5 है इसके अंदर हमारे पास इन्होंने बताया है कि आपके पास हैमिल्टोन प्रिंसिपल हमें क्या बताया था, रेफर्स टू पाथ इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में हमें पाथ के बारे में बताया था, जो पाथ पार्टिकल फॉलो करता है। ठीक है, टू एक्सटेंड द सिस्टम फॉलो करता है, टू एक्सटेंड द प्रिंसिपल टू फेस स्पेस। अब अगर आपने इस प्रिंसिपल को, हैमिल्टोन प्रिंसिपल को अगर आपने फेस स्पेस में यूज़ करना है और तो इसमें हमने मॉडिफिकेशन करनी है किस तरह की, तो इंटीग्रेंट ऑफ द एक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम ऑफ द डेरिवेटिव।
तो मतलब उस केस में हमारे पास चैप्टर 4 में हमारे पास क्या चीज़ थी, चैप्टर 4 के अंदर हमारे पास जो इंटीग्रेंट था, मतलब जो इंटीग्रल के अंदर आ रहा था, वो हमारे पास ये था लेग्रांजियन था, जो फंक्शन था क्यू डॉट टी का, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, जैसे हम ऐसे एक्शन भी कहते हैं ना, जो हमारे पास इंटीग्रेंट होता है द एक्शन इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हम एक्शन इंटीग्रल भी कहते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो उसको फंक्शन होना चाहिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, मोमेंटम का और उनके डेरिवेटिव का। तो जो इंटीग्रल आपके एक्शन इंटीग्रल आई है, दैन कुड बी एवेल्यूएटेड ओवर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सिस्टम, और उसका जो हम इंटीग्रल करते हैं वो हम ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ फॉलो कर रहा होता है सिस्टम इन फेस स्पेस के अंदर, उसके ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं, और जो वैलिड पाथ है वुड बी इन द नेबरहुड ऑफ दिस फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, और हम देखेंगे कि जो भी ट्रेजेक्ट्री पॉइंट फॉलो कर रहा है, सिस्टम फॉलो कर रहा है इन फेस स्पेस, उसके ऊपर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंडियन हैमिल्टनियन प्रिंसिपल एज स्टेटेड इन चैप्टर 4 वुड लीड टू दिस पॉइंट इफ द लैग्रेंजियन इज एन एक्शन इंटीग्रल आई और एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हैमिल्टनियन बाय इक्वेशन 5.1। तो मतलब एल की जगह आपने ये वाला रिलेशन जो है वो पुट कर देना है, जो हमारे पास इस फॉर्म में था। यहाँ पे था एल को इधर ले आए, एच को इधर ले आए, तो जो रिलेशन आएगा वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू जे इज़ अ वैलिड सब्जेक्ट टू दिस, ठीक है, मतलब क्यू का इन्होंने कहा है कि अगर आप इसे टाइम t1 या टाइम t2 पे भी देखें तो ये इसका जो वेरिएशन है वो हमने 0 ले ली, एंड पी जे इज़ वैलिड विदाउट सच एंड पॉइंट रिस्ट्रिक्शन, इन फैक्ट देयर इज़ नो नीड फॉर सच अ रिलेशन ऑन द वेरिएशन ऑफ क्यू। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमने क्यू पे अप्लाई किया, जो पी पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो दिस पॉइंट विल बिकम वेरी क्लियर इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग हैमिल्टन्स इक्वेशन फ्रॉम दिस मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हमने अब इसको क्या किया है कि अब हमने इसमें ये चीज़ हमने से यूज़ कर ली, कैरी आउट द वेरिएशन इन द मैनर यूज्ड बाय चैप्टर 4 वी ऑब्टेन दिस। अब हम चैप्टर 4 के अंदर हमने किस तरीके से ये वेरिएशन हमने की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ थी हमारे पास डेल्टा आई डेल्टा, इस तरह से हमने देखा था, और इसमें हमने ये कहा था कि क्यू एंड हैंस क्यू डे रॉट टू बी वेरिड सब्जेक्ट टू दिस। तो मतलब ये कि आपके पास जो है ना वेरिएशन इन क्यू एट टाइम t1 इज इक्वल टू वेरिएशन इन टाइम t2 इज इक्वल टू 0, द सिंपल रेफर टू द वेरिएशन इन क्वांटिटीज बिटवीन 2 पॉइंट वाइल d एज यूजुअल रेफर टू ए वेरिएशन अलॉन्ग अ पाथ। तो ये दो सिंबल्स होते हैं, एक ये सिंबल और एक डी का। डी जो है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अलॉन्ग द पाथ, और जो ये डेल्स का है ये वेरिएशन इन अ क्वांटिटी बिटवीन 2 पाथ्स, ठीक है, 2 पाथ्स के दरमियान में जो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाले पूरे रिलेशंस थे, ठीक है, फिर इसको यूज़ करते हुए ये सब डिराइव किए थे। आई थिंक हमें इतना ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको देख के, तो अगर हमने अब ये वेरिएशन जब ऑब्वियसली जो बाहर वाली वेरिएशन है जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल की तरह हो जाएगा, ठीक है, एक दफ़ा पी ऐसे ही, फिर क्यू के ऊपर प्लस क्यू ऐसे ही और पी के ऊपर, और ये जो है इसके अंदर जो वेरिएशन है ऑब्वियसली एच जो है वो पी एंड क्यू का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट टू एच और दिस एंड देन विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू पी आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। Whereas the partial q dot are related to the q's by the definition this, obviously del q जो है वो d by dt ऑफ, अगर आप इसका लेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट टर्म बाय पार्ट्स, तो पहली टर्म को बाय पार्ट इंटीग्रेट कर दिया, फिर इस इक्वेशन का यूज़ किया, और ये थोड़ा सा बात है, एंड देन आपके पास एंड पॉइंट कंडीशन, जो एंड पॉइंट कंडीशन है ये वाली वो अप्लाई की, तो आपके पास जो रिलेशन आया ये इंटीग्रेशन बाय पाथ इन्होंने इसको सॉल्व किया है, एंड देन आपके पास ये वाला रिलेशन आया, और फिर उसके बाद बिकॉज वी रिव्यू द मॉडिफाइड हैमिल्टन स्पेस एज अ वेरिएबल इन फेस स्पेस, ये आपके पास मॉडिफाइड
हैमिल्टन प्रिंसिपल है, इसको हम वेरिएशन प्रिंसिपल कहेंगे इन फेज स्पेस। बोथ क्यूज एंड वी आर आर्बिट्रेरी, सो द क्वेश्चन गिवन इक्वेशन 5.12 मस्ट वैनिश सेपरेटली। तो ये और ये अलग-अलग ज़ीरो के बराबर होने चाहिए, तो ये आपके पास इधर से एक इक्वेशन आ जाएगी और एक इक्वेशन आपके पास इधर आ जाएगी। रिजल्ट इन 2 एन हैमिल्टोनियन इक्वेशन, मतलब एन इक्वेशंस यहाँ से आ जाएंगी और एक एन इक्वेशंस यहाँ से आ जाएगी। तो जो फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन है वो आपके पास इस रिलेशन को अगर आप देखें तो इससे रिप्रोड्यूस हुई है और वो कोई न्यू चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड है जो और या पी जे डॉट है, ये आपके पास प्रोड्यूस करती है इक्वेशन ऑफ मोशन एट वंस। तो अब हम देखेंगे कि आपके पास हैमिल्टन्स कैनोनिकल फार्मूलेशन जो है द रीडल वी सी दैट हैमिल्टन कैनोनिकल फार्मूलेशन इज ऑफ नो Hamilton's canonical formalism is of no great assistance in getting an actual solution of the path of the particle, but is inestimably valuable in picturing the possible motion of dynamic in phase space and motion animals so symmetrical। खैर अभी हम आगे अब देखते हैं इसकी तारीफ़ें। अब हमने इनको बहुत इसके ऊपर टाइम लगा लिया, ये इक्वेशंस क्या हैं और ये किस तरीके से आ रही हैं बार बार। तो आई थिंक अब हम लोग जो हमारा मेन मकसद है कि हम इन इक्वेशंस को यूज़ कैसे करते हैं, हम उस पर आ जाते हैं। हमने डिफरेंट तरीके से इनको डिराइव कर लिया है। तो बस इन्होंने यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक बताया हुआ है कि आपको हैमिल्टन्स कैनोनिकल फार्मूलिज्म जो है, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो हमारे पास हमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती अगर हम लोग जो है वो एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल अगर हम फाइंड करना चाहें कि मतलब पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, अगर उसका हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें इतनी फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये हमें पिक्चर हमारे जहन इससे हमें पिक्चर मिल जाती है कि आपके पास जो डायनामिक सिस्टम है फेस स्पेस के अंदर वो क्या पॉसिबल मोशंस उसकी हो सकती हैं, ठीक है। और एक दूसरा ये कि ये सिमेट्रिकल है और ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ओपन कर लेती है, हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाती है और काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम को ईजीली हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स हम देखते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ तक इसको एंड कर रही हूँ, ये हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा और अब मैं दूसरे एग्जांपल्स की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।